राहुल जायसवाल फैकल्टी मेंबर ऑफ इंग्लिश हैड मिसअंडरस्टूड। ओके, चलिए बेटा जहां से हम स्टॉप किए थे वहीं से शुरुआत करते हैं। हम नाउन का जो लेक्चर है वो अटेंड कर रहे हैं। ठीक है, नाउन में क्या हुआ है, नाउन का हम डिस्कस कर रहे हैं, नाउन के राइट केसेस। कल क्या हमने आपको डिस्कस किया था, कल नॉमिनेटिव केस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, पजेसिव केस क्या होता है, राइट, अपोजिटिव केस क्या होता है, इन सब के बारे में कल डिटेल में चर्चा की थी। अब उससे आगे पढ़ते कि केसेस में के बेसिस पे एग्जाम में प्रश्न कैसे पूछा जाता है, राइट। और केस की अगर हम बात करें तो केस में सबसे ज्यादा क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पूछता है पजेसिव केस को लेकर के। ठीक है, तो पजेसिव केस में किस किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं आइए हम डिस्कस करते हैं, राइट। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, हम नाउन का केस पढ़ रहे हैं। ठीक है, राइट। नाउन का हम क्या कर रहे हैं डिस्कस, नाउन का हम केस डिस्कस कर रहे हैं, राइट। केस के बेसिस पे एग्जाम में प्रश्न कैसे आते हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, तो केस में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं वो पजेसिव केस से बनते हैं। ठीक, तो कहां से बनते हैं, वो पजेसिव केस से बनते हैं। और पजेसिव केस को इंग्लिश में जेनेटिव केस भी कहा जाता है, जेनेटिव केस, राइट। पजेसिव केस को जेनेटिव केस के नाम से भी जाना जाता है। अब ये पजेसिव केस क्या होता है, एक कल अच्छे से हमने डिस्कस में डिटेल में चर्चा हम लोग कर लिए थे। ओके, देखिए पजेसिव केस को बेसिकली तीन तरीके से बनाया जाता है। पहला क्या होता है कल बताए थे, ओके, बाय यूजिंग अपोस्ट्रोफ एस। दूसरा क्या होता है बाय यूजिंग अपोस्ट्रोफ ए मार्क। और तीसरा क्या होता है प्रीपोजिशन ऑफ की मदद से हम इनको चेंज करते हैं, राइट। अब देखिए अगर हम कहें राम्स बुक, राम्स book is lying there, राम्स बुक इज लाइंग देयर। इसको हम कह सकते हैं, देखो राम्स बुक को हम चाहें तो द बुक ऑफ राम के राइट, द बुक ऑफ राम भी लिख सकते हैं। हम चाहे तो लिख सकते हैं द बुक ऑफ राम इज लाइंग देयर, द बुक ऑफ राम इज लाइंग देयर। लेकिन अगर मुझे ये कहना हो इस कुर्सी का जो राइट लेग है, ये जो कुर्सी का पैर है वो टूटा हुआ है, ओके। अगर मुझे लिखना है कि इस कुर्सी का पैर टूटा हुआ है तो क्या लिखेंगे, हम ये लिखेंगे दिस दिस चेयर्स लेग इज ब्रोकन, दिस चेयर्स लेग इज ब्रोकन। ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। वजह क्या है, अपोस्ट्रोफ एस या अपोस्ट्रोफ मार्क का यूज हमेशा लिविंग थिंग्स के साथ किया जाता है, नॉन लिविंग के साथ नहीं किया जाता। यहाँ पे देखिए ओके, ये चेयर क्या है, नॉन लिविंग, तो इसके साथ अपोस्ट्रोफ एस का यूज नहीं कर सकते अगर कुछ स्पेसिफिक कंडीशन जब तक नहीं लगाई जाती, राइट। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमें द चेयर, राइट, द लेग ऑफ द चेयर। सेंटेंस क्या हो जाएगा, ये तो गलत हो जाएगा, आपको लिखना होगा द लेग ऑफ द चेयर, द लेग of the chair is broken। अब हमारा सेंटेंस क्या हो गया, सही हो गया, द लेग ऑफ द चेयर इज ब्रोकन। तो ये सब चीजें आपको दिमाग में रखनी होगी, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, राइट। तो इस सब के बारे में हमने डिटेल में चर्चा की थी। अब आइए आगे चलते हैं, राइट। अब वहां से हम चलते हैं आगे, राइट। ओके, देखिए जो पजेसिव केस होते हैं, पजेसिव केस जैसे राम्स बुक, ओके। अब देखो पजेसिव केस क्या होता है, इन्हें दो पार्ट में बांट दिया जाता है, राइट। ओके, आइए समझते हैं। पजेसिव केस को बेसिकली दो पार्ट में बांट दिया जाता है। एक होता है स्प्लिट पोजीशन, क्या होता है, एक होता है स्प्लिट पोजीशन,
एक होता है कॉमन पोजीशन। कॉमन पोजीशन, हमें अब ये समझना है स्प्लिट पोजीशन क्या होता है और कॉमन पोजीशन क्या होता है। बाय द वे, कोई एक घर है, ओके, और एक घर क्या है और एक और वो दो भाई है। कोई एक घर है और क्या है और दो भाई है, तो डैम श्योर है अगर दोनों भाइयों का एक घर है तो दो भाइयों के नाम तो अलग अलग होंगे, लेकिन दोनों घर क्या होगा, एक होगा। अगर हम कहें आई एम राइट, जैसे राम एंड मोहन, राम एंड श्याम दोनों भाई हैं, समझो पहले, राम एंड श्याम आर टू ब्रदर्स, राइट, राम एंड श्याम आर टू ब्रदर्स। अब देखिए राम एंड श्याम, राम एंड श्याम हाउस इज वेरी यूनिक। ये समझना होगा, देखो राम एंड श्याम आर टू ब्रदर्स, राम एंड श्याम्स हाउस। अब देखिए हमने क्या किया है, राम के साथ अपॉस्ट्रोफ एस का यूज नहीं किया है, हम केवल श्याम के साथ अपॉस्ट्रोफ एस का यूज किया है। इसी को ही इंग्लिश में कहा जाता है, तो इसे इंग्लिश में कहा जाता है कॉमन पोजीशन, राइट। अगर अपॉस्ट्रोफ एस का यूज दोनों के साथ होगा, अगर हम राम के साथ भी अपॉस्ट्रोफ एस का यूज करें और श्याम के साथ भी अपॉस्ट्रोफ एस का यूज करें, तो उसे कहा जाता है स्प्लिट पोजीशन। और इन सिचुएशन में क्या होते हैं, राम का अपना अलग नाउन होगा, श्याम का अपना अलग नाउन होगा, और ये दो अलग अलग चीजों की ओर इंडिकेट करेंगे। लेकिन अगर दो नाउन को एंड से जोड़ा जाए और हम अपॉस्ट्रोफ एस का यूज बाद वाले नाउन के साथ करें, तो उसे कहा जाता है कॉमन पोजीशन। इसका पहले मतलब समझिए। अब वो राम और श्याम क्या है, दो भाई हैं, तो डैम श्योर है इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, इसकी पॉसिबिलिटी है कि दोनों का घर क्या होगा, एक ही होगा। लेकिन अगर मैं कहें राम एंड श्याम आर, इसको और आपको समझाते हैं। ये आपका जो कॉन्सेप्ट है इसे आप कॉपी कर सकते हो कि हम क्या करते हैं, पॉजिटिव केस को बेसिकली दो पार्ट में बांट देते हैं, स्प्लिट पोजीशन और कॉमन पोजीशन। आइए आपको डिटेल में चर्चा करते हैं कि स्प्लिट पोजीशन क्या होता है और कॉमन पोजीशन क्या होता है, क्योंकि एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बराबर बनते हैं। जैसे राम एंड श्याम आर टू फ्रेंड्स। राम एंड श्याम आर टू फ्रेंड्स, राम और श्याम दो दोस्त है। अब देखिए राम और श्याम अगर दो दोस्त हो गए तो एक डैम श्योर है कि दोनों का घर क्या होगा, अलग अलग होगा। जब दोनों का घर अलग अलग होगा तो हम अपॉस्ट्रोफ एस का यूज दोनों नाउन के साथ करेंगे और उनके साथ जो वर्ब आएगी वो आएगी प्लूरल। राम एंड श्याम आर टू फ्रेंड्स, राम एंड श्याम्स हाउस आर वेरी यूनिक। लिखा है ना, राम एंड श्याम, राइट, राम एंड श्याम आर टू ब्रदर्स, राम एंड श्याम्स हाउस आर वेरी यूनिक। अब उनमें डिफरेंस क्या है, यहाँ पे देखिए हम राम के साथ अपॉस्ट्रोफ एस का यूज नहीं किए हैं, केवल श्याम के साथ किया हुआ है। यहाँ पे देखिए राम के साथ भी अपॉस्ट्रोफ एस का यूज किया गया है और श्याम के साथ भी अपॉस्ट्रोफ एस का यूज किया गया है, तो इसे कहा जाता है स्प्लिट पोजीशन। इसे ही कहा जाता है स्प्लिट पोजीशन और इसे कहा जाता है कॉमन पोजीशन। इसे कहा जाएगा कॉमन पोजीशन, बिकॉज कॉमन पोजीशन कहा क्यों जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि नाउन भले दो होते हैं लेकिन अपॉस्ट्रोफ एस का यूज केवल बाद वाले नाउन के साथ किया जाता है और इसके साथ जो वर्ब आता है, वर्ब क्या आएगा, वर्ब आएगा सिंगुलर। लेकिन इनके साथ क्या होगा, हम दोनों के साथ, हम राम के साथ भी अपॉस्ट्रोफ एस का यूज किए हैं और श्याम के साथ भी अपॉस्ट्रोफ एस का यूज किए हैं। इसका मतलब राम का घर अलग है, श्याम का घर अलग है, बिकॉज दोनों दोस्त हैं भाई, दोनों भाई तो है नहीं। अब ये राम का घर अलग है, श्याम का घर अलग है, तो क्या है, इनके साथ जो वर्ब आएगी प्लूरल।
राइट। तो ये भी चीजें आपको समझनी होगी। समटाइम्स एग्जाम में क्या होता है, दोनों के साथ अपोस्ट्रोफी एस का यूज किया होता है, कभी कभी केवल एक के साथ किया होता है, तो मतलब क्या होता है, ऐसा क्यों होता है। आई होप एग्जाम्पल से आपने समझ में, एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा। अब वो एग्जाम में कैसे प्रश्न पूछता है आइए देख लेते हैं। एक डिक्टिव सवाल एग्जाम में पूछा गया है, आइए उसको देखते हैं इसी स्प्लिट और कॉमन पोजीशन के बेसिस पे। आई होप इसे आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो, और ये एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, अगर बच्चा सही से नहीं पढ़ा है तो घूम जाएगा। ओके, अगर हाँ, अगर एक बार आपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लिया है तो आपको चाहे जैसे सवाल पूछा जाएगा आप आराम से आंसर दे सकते हो। आइए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो हूबहू एग्जाम में आया हुआ है। राइट, चलिए पोजीशन केस, अगर हम कहें कबीर एंड रहीम्स poems, Kabir and Rahim's poems are very inspiring and motivational। लिखा है ना, कबीर एंड रहीम्स पोएम्स आर वेरी इंस्पायरिंग एंड मोटिवेशनल, राइट। अब देखिए इसको हम चार पार्ट में बांट लें। ए पार्ट है, बी पार्ट है और सी पार्ट है। आखिरी क्या हो जाएगा, आखिरी हो जाएगा न्वैरत, राइट। अगर आपने सही से पढ़ा है, लॉजिक्स आपको समझ में आया है, तो आप आराम से आंसर दे लोगे। सर ए पार्ट में दिक्कत है, ए पार्ट में क्या दिक्कत है। अब देखिए कबीर और रहीम की पोएम्स तो एक नहीं हो सकती ना, कबीर की पोएम अलग होगी और रहीम दास जी की पोएम अलग होगी, बिकॉज दोनों अलग अलग युग में पैदा हुए थे। हाँ, ऐसा हो सकता है कि दो कंटेम्प्रेरी पोएट्स हों, दोनों एक साथ रहते हो, तो हाँ दोनों मिलकर पोएम्स लिखी हो, तो उस सिनेरियो में हो सकता है कि हम अपोस्ट्रोफ एस का यूज बाद में करें। उसका मतलब ये होगा कि पोएम दोनों ने मिलकर लिखी है। लेकिन यहाँ पे देखिए कबीर और रहीम क्या है, दोनों अलग अलग युग में पैदा हुए हैं। कबीर अलग युग में पैदा हुए हैं और रहीम दास जी अलग युग में पैदा हुए हैं, तो दोनों एक साथ कविता लिख ही नहीं सकते, ऐसा कोई सवाल ही नहीं उठता। तो इसका मतलब ये है कि रहीम की पोएम अलग होगी और कबीर की पोएम अलग होगी। तो इस सिनेरियो में होगा क्या, हम रवि कबीर के साथ अलग अपोस्ट्रोफ एस का यूज करेंगे और रहीम के साथ अलग अपोस्ट्रोफ एस का यूज करेंगे। और हाँ, यहाँ पे जो अपोस्ट्रोफ एस आएगा वहां पर कबीर का मतलब कबीर के पोएम से होगा, तो पोएम्स को अंडरस्टूड कर लिया जाता है। यूं कहें आप मैथ्स पढ़ते हो, मैथ्स में अगर कोई नंबर बार बार आता है उसे आप कॉमन ले लेते हो ना, तो ठीक उसी प्रकार के में इंग्लिश में क्या, जो पे पोएम्स होगा उसे कॉमन ले लिया जाएगा, उसे अंडरस्टूड छोड़ दिया जाएगा। पोएम्स वहां पे रहेगा, लेकिन यहां से हम क्लियर कर लेंगे कि बात पोएम्स की हो रही है, तो बार बार पोएम लिखने की आवश्यकता हमें नहीं होगी। ओके, तो यहाँ पे गलती किस पार्ट में है, गलती ए पार्ट में है, बिकॉज यहाँ पे कबीर के साथ अपोस्ट्रोफ एस का यूज होना चाहिए था। आई होप यहाँ पे आपको समझ में आ गई होगी, बातें समझ में आ रही है ना। तो कबीर एंड रहीम पोएम्स आर वेरी इंस्पायरिंग एंड मोटिवेशन होना चाहिए, तो कबीर के साथ आप अपोस्ट्रोफ एस लगाओगे, राइट। आई होप चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, क्लियर है, राइट। चलिए आगे चलते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से एग्जाम में क्या आता है, क्वेश्चंस आते हैं, राइट। चलिए आगे चलते हैं। तो आई होप क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। इसे कहा जाता है स्प्लिट पोजीशन। ओके, तो आई होप पॉजिटिव केसेस से जो भी क्वेश्चंस आए हैं वो आप समझ में आ गए होंगे। अब केस के साथ हम चढ़ते हैं। हम क्या है, नाउन का हमने क्या पढ़ लिया, नाउन के हमने पार्ट्स और काइंड्स को पढ़ा, नाउन के नंबर को पढ़ा, नाउन के केस को पढ़ा। अब हम आगे चलते हैं, नाउन का हम थोड़ा बहुत जेंडर पर समझ लेते हैं, जेंडर क्या होता है। ठीक है, चलिए नाउन का जेंडर।
सबसे पहले ये समझना है जेंडर होता क्या है, राइट राइट, जेंडर किसे कहा जाता है, जेंडर होता क्या है। ओके चलिए, इसके पहले हम समझते हैं परिभाषा को। जेंडर इज अ वर्ड, जेंडर इज द वर्ड that denotes that denotes whether a given noun belongs to a male sex, or female sex, or neither of the two, right? neither of the two। इसको आइए हिंदी में समझ लेते हैं, राइट। जेंडर वह शब्द होता है जिसकी बदौलत आपको यह मालूम चलता है कि दिया गया नाउन मेल सेक्स में आएगा या फीमेल सेक्स में आएगा या तो किसी में नहीं आएगा। तो जो नाउन मेल सेक्स को, फीमेल सेक्स को या दो में से किसी को नहीं, इस बात की तालीम दे, इस बात का ज्ञान कराए, उसे ही कहा जाता है जेंडर। बाय द वे, हमने एग्जाम्पल लिखा राम, तो राम को देखकर आपके दिमाग में तुरंत क्लिक कर जाएगा राम क्या है, किसी लड़के की बात हो रही है। राम किस में आएगा, मेल सेक्स में आएगा। अगर यहाँ पे हम लिखे सुरभि, यहाँ पे लिखा जाए सुरभि, तो सुरभि को देखकर आपका दिमाग तुरंत क्लिक करेगा कि सुरभि क्या है, लड़की है, किस में आएगा, फेमिनिन जेंडर में आएगा। तो वही परिभाषा है, जेंडर इज अ वर्ड, साफ साफ लिखा है, जेंडर इज अ वर्ड दैट डिनोट्स वेदर अ गिवन नाउन बिलोंग्स टू अ मेल सेक्स और फीमेल सेक्स और नीदर ऑफ द टू, राइट। दिया गया नाउन मेल सेक्स में है या फीमेल सेक्स में है या दो में से किसी में नहीं है। बाय द वे, अगर मैं कहूं पेन, तो पेन किस में आएगा, पेन ना तो मेल सेक्स में आएगा और ना ही फीमेल सेक्स में आएगा, इसे कहा जाएगा न्यूट्रल जेंडर। राम को कहा जाएगा मैस्कुलिन जेंडर, और यहाँ पे सुरभि है, सुरभि कहा जाएगा फेमिनिन जेंडर। तो जो इस बात का एहसास कराए उसे ही कहा जाता है जेंडर। आई होप जेंडर की परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी। एक बार फिर पढ़ लेते हैं। जेंडर इज अ वर्ड दैट डिनोट्स वेदर अ गिवन नाउन बिलोंग्स टू अ मेल सेक्स और फीमेल सेक्स और नीदर ऑफ द टू। जेंडर एक ऐसा शब्द है जो यह बताता है कि दिया गया नाउन या तो मेल सेक्स में है या फीमेल सेक्स में है या दो में से किसी में नहीं है। कितना क्लियर हुआ? अब हम आगे चलते हैं, काइंड्स ऑफ जेंडर की बात कर लेते हैं, जेंडर के प्रकार की बात करते हैं, राइट। अब हम जेंडर के प्रकार के बारे में बात कर लेते हैं। राइट, काइंड्स ऑफ जेंडर। अगर जेंडर की काइंड्स की बात करें तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ जेंडर, ओके, या देयर आर 4 काइंड्स ऑफ जेंडर। जेंडर 4 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ जेंडर। जेंडर 4 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है? पहला होता है मैस्कुलिन जेंडर। क्या होता है? पहला है मैस्कुलिन जेंडर। दूसरा है फेमिनिन जेंडर। फेमिनिन जेंडर, राइट। तीसरा है कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर। चौथा है न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर। आई होप चीजें आपको समझ में आई होंगी। पहला क्या है? मैस्कुलिन जेंडर। दूसरा क्या है? फेमिनिन जेंडर। तीसरा क्या है? कॉमन जेंडर। और चौथा क्या है? न्यूट्रल जेंडर। तो आइए इसको हम 1 बाय 1 डिटेल में चर्चा करेंगे कि मैस्कुलिन जेंडर किसे कहा जाता है, फेमिनिन जेंडर किसे कहा जाता है, कॉमन जेंडर किसे कहा जाता है और न्यूट्रल जेंडर किसे कहा जाता है। तो ये 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे। शुरुआत करते हैं हम कहां से? मैस्कुलिन जेंडर से। चलिए, लेट्स बिगिन फ्रॉम मैस्कुलिन जेंडर।
राइट, लेट्स डिस्कस व्हाट द मैस्कुलिन जेंडर इज। ओके, पहला क्या है मैस्कुलिन जेंडर। क्या होगा, सिंपल सी परिभाषा है, द नाउन दैट डिनोट्स मेल सेक्स इज कॉल्ड मैस्कुलिन जेंडर। वे नाउन जो मेल सेक्स को डिनोट करते हैं उन्हें कहा जाता है मैस्कुलिन जेंडर। इसकी परिभाषा हम लिख देते हैं, द नाउन दैट denotes male sex is called masculine gender। बातें समझ में आई? द नाउन दैट डिनोट्स मेल सेक्स इज कॉल्ड मैस्कुलिन जेंडर। वे नाउन जो मेल सेक्स को डिनोट करते हैं उन्हें मैस्कुलिन जेंडर कहा जाता है। जैसे सौरभ मैन बॉय, राइट, सौरभ मैन बॉय लायन। अब क्या है, सौरभ है, मैन है, बॉय है, लायन है, सब क्या है, एक कहीं न कहीं मेल सेक्स को डिनोट कर रहे हैं, तो इन्हें क्या कहा जाएगा, इन्हें कहा जाएगा मैस्कुलिन जेंडर। आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। क्लियर हुआ? मैस्कुलिन जेंडर की परिभाषा क्या होती है, इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, आपके सामने लिख दिया है। आई होप इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आई होगी। अब हम बात करते हैं आगे, ठीक है, अब हम बात करते हैं फेमिनिन जेंडर के बारे में। फेमिनिन जेंडर होता क्या है, इसकी परिभाषा क्या होती है, इसके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, आइए इसको डिस्कस करके इसको हम लिख देते हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं फेमिनिन जेंडर, राइट, फेमिनिन जेंडर की। तो क्या होता है फेमिनिन जेंडर, आइए समझते हैं। फेमिनिन जेंडर, राइट, द नाउन दैट denotes female sex, the noun that denotes female sex is called feminine gender। feminine gender, right, वे नाउन जो फीमेल सेक्स को डिनोट करते हैं उन्हें फेमिनिन जेंडर कहा जाता है। जैसे रिया, सुरभि, गर्ल, वुमन, लॉयनेस, क्या लिखा हुआ है, रिया, सुरभि, गर्ल, वुमन, लायनेस, एटीसी। ऑलराइट, इन्हें कहा जाएगा फेमिनिन जेंडर। आई होप सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। रिया की बात किया जाए, सुरभि की बात की जाए, गर्ल की बात की जाए, वुमन की बात की जाए, लाइनेस की बात की जाए, इन्हें देखकर आपको यह एहसास होता है कि ए मैस्कुलिन नहीं आएंगे, किसमें आएंगे, ए फेमिनिन में आएंगे। तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा फेमिनिन जेंडर। आई होप सारी चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। ओके, तो आइए हमारा क्या हो गया, मैस्कुलिन क्लियर हो गया, फेमिनिन क्लियर हो गया। अब आगे बात करते हैं किस पे, आगे बात करते हैं कॉमन जेंडर पे। आइए समझाते हैं कॉमन जेंडर क्या होता है। ये पहले पढ़ते हैं न्यूटर को, फिर पढ़ते हैं कॉमन को, तो आप चीजों को और अच्छे समझ जाओगे। ठीक है, पहले हम बात करते हैं न्यूटर जेंडर की, ठीक है, उसके बाद हम कॉमन पढ़ा देंगे। न्यूटर जेंडर, ओके, चलिए। द नाउन that denotes neither, कुछ लोग इसे नीदर भी पढ़ते हैं, कुछ नाइदर भी पढ़ते हैं, आप चाहे जो पढ़ो सब सही है। द नाउन दैट डिनोट्स नीदर मेल सेक्स नॉर फीमेल सेक्स
द नाउन दैट डिनोट्स नीदर मेल सेक्स नॉर फीमेल सेक्स इज कॉल्ड न्यूटर जेंडर। राइट, आपको आई होप चीजें समझ में आ रही होंगी। द नाउन दैट डिनोट्स नीदर मेल सेक्स नॉर फीमेल सेक्स इज कॉल्ड न्यूटर जेंडर। ऐसे नाउन्स जो ना तो मेल सेक्स को डिनोट करे और ना ही फीमेल सेक्स को डिनोट करे उन्हें कहा जाता है न्यूटर जेंडर। बाय द वे एग्जांपल देखिए, अगर मैं कहूं पेन, अगर कहा जाए मोबाइल, अगर कहा जाए क्लास, राइट, अगर कहा जाए टीम, लिखा है ना, पेन है, मोबाइल है, क्लास है, सब क्या हो जाएंगे? एग्जाम्पल किसके हैं? दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ न्यूटर जेंडर। ये किसके एग्जाम्पल्स हैं? इन न्यूटर जेंडर के एग्जाम्पल्स हैं। आई होप, बिकॉज ये सारे ऐसे नाउन्स हैं जब ना तो मेल की कैटेगरी में आएंगे और ना ही फीमेल की कैटेगरी में आएंगे। तो जो वे नाउन्स जो ना तो फीमेल की कैटेगरी में आए और ना ही राइट मेल की कैटेगरी में आए, उन्हें किस में रखा जाता है? उन्हें रख दिया जाता है न्यूटर जेंडर में। ओके, तो मैस्कुलिन क्लियर हुआ, फेमिनिन क्लियर हुआ, और क्या क्लियर हुआ? आपका न्यूटर क्लियर हुआ। अब हम आगे मूव करते हैं किस पे? कॉमन जेंडर पे। आइए देखते हैं कॉमन जेंडर किसे कहा जाता है। कॉमन जेंडर, ओके। अब देखिए, इसी परिभाषा ही समझ लेते हैं। द नाउन दैट denotes either male sex or female sex। क्या लिखा है? The noun that denotes either male sex or female sex is called कॉमन जेंडर। क्या लिखा हुआ है? द नाउन दैट डिनोट्स ईदर मेल सेक्स और फीमेल सेक्स इज कॉल्ड कॉमन जेंडर। ऐसे नाउन्स जो या तो मेल सेक्स को बताएं या फीमेल, दो में से किसी एक को बताएं, ओके, या तो मेल सेक्स को रिप्रेजेंट करें या फीमेल सेक्स को रिप्रेजेंट करें, उसे कहा जाता है कॉमन जेंडर। कहीं कहीं किताबों में बोथ लिखा होता है, कहीं कहीं बुक्स में ऐसा लिखा होता है द नाउन दैट डिनोट्स बोथ मेल सेक्स एंड फीमेल सेक्स। वो बिल्कुल वाहियात, वो बिल्कुल गलत है। गलत कैसे है, समझाते हैं आपको। यहां पे लिखा द टीचर, द टीचर। अब देखो, टीचर को देखकर आप ये समझ जाओगे टीचर या तो मेल होगा या फीमेल होगा। टीचर दोनों कैसे हो सकता है भाई? एक समय में टीचर मेल फीमेल दोनों होगा क्या? एक समय में टीचर या तो मेल सेक्स में हो सकता है या तो फीमेल सेक्स में हो सकता है ना, दोनों कैसे हो सकता है भाई? तो बहुत सारे बुक्स में लिखा रहता है द नाउन दैट डिनोट्स बोथ मेल सेक्स एंड फीमेल सेक्स इज कॉल्ड कॉमन जेंडर। बिल्कुल गलत है भाई। ए या तो मेल सेक्स को बताएंगे या फीमेल सेक्स को बताएंगे, दो में से किसी एक को बताएंगे, दोनों को कैसे बता सकते हैं? कॉमन सेंस वाली बात है, इंग्लिश लैंग्वेज है, आप कॉमन सेंस का यूज कर सकते हैं ना भाई। आई एम अ टीचर, तो आई बिलोंग टू मेल सेक्स ना। इफ समवन टीचेस यू इंग्लिश एंड हु बिलोंग्स टू फीमेल सेक्स, अगर बाय द वे कोई मैम आपको पढ़ाया तो किससे बिलोंग करेंगी? वो फीमेल सेक्स से बिलोंग करेंगी, राइट। तो दो में से कोई एक ही तो होगा ना। एट अ टाइम दोनों नहीं हो सकता भाई। तो आपकी जो परिभाषा है बिल्कुल 100% सही है। आप दो में से कोई एक होगा, दोनों नहीं हो सकता। टीचर एक क्या है, या तो मेल होगा या फीमेल होगा। तो टीचर किसमें आ जाएगा? टीचर आ जाएगा किसमें? कॉमन जेंडर में। आई होप चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो टीचर, लॉयर, टीचर है, लॉयर है, डॉक्टर है, राइट। टीचर है, लॉयर है, डॉक्टर है, स्टूडेंट है,
प्लेयर है, किसमें आ जाएगा? टीचर है, लॉयर है, डॉक्टर है, स्टूडेंट है, प्लेयर है, सब किसमें आ जाएंगे? ए आ जाएंगे कॉमन जेंडर में, क्योंकि ए दो में से किसी एक क्या है? ए दो में से किसी एक को रिप्रेजेंट करते हैं। ए या तो मेल सेक्स में हो सकते हैं या फीमेल सेक्स में होते हैं, तो इसे ही कहा जाता है कॉमन जेंडर। आई होप जेंडर क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, कुछ आपको स्पेसिफिक चीजें इसमें से जाननी होंगी जेंडर को लेकर के, राइट? आइए उस पर चर्चा कर लेते हैं। ये तो बेसिक आपको समझ में आ गया। जेंडर 4 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है? पहला होता है मैस्कुलिन। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है फेमिनिन। तीसरा क्या होता है? तीसरा होता है न्यूटर। और चौथा क्या होता है? कॉमन। चारों का टर्म्स आपको समझ में आ गया होगा, अपने एग्जाम्पल से और परिभाषा सहित आपको समझाया है। हाँ, कुछ विशेष चीजें हैं जेंडर को लेकर के, आइए उनको हम समझते हैं वन बाय वन। पहले परिभाषा लिखेंगे, तो इसकी हिंदी आपको समझाएंगे, तो उसका एग्जाम्पल भी लिखेंगे। ओके, बिल्कुल भी चिंता मत करिए, आप फोकस होकर देखते रहिए, बस सारी चीजें आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगी। और हाँ, यहाँ पे जो भी आपको पढ़ाया जाएगा बिल्कुल एग्जाम के ओरिएंटेड, हमें यहाँ वहां की बिल्कुल भी बातें नहीं करनी है, हमें वही पढ़ना और पढ़ाना है जो सीधे एग्जाम में आता हो। ठीक है, तो अब आइए समझते हैं कुछ स्पेसिफिक चीजें हैं जेंडर को लेकर के जो हमें समझना होगा। चलिए, राइट। अब देखिए, यहां पे देखिए नोट। ओके, लोअर एनिमल्स, लोअर एनिमल्स, birds and young children, young children are considered, lower animals, birds and young children are considered to be न्यूट्रल जेंडर। इसको पहले समझाते हैं हिंदी में। लोअर एनिमल्स, बर्ड्स एंड यंग चिल्ड्रन आर कंसीडर्ड टू बी न्यूट्रल जेंडर। जो लोअर एनिमल्स होते हैं, जो जानवर होते हैं छोटे मोटे, जो छोटे मोटे पक्षी होते हैं या जो बच्चे होते हैं, उन्हें भी न्यूट्रल जेंडर की कैटेगरी में रखा जाता है। आपने बिल्कुल सही सुना, ये न्यूट्रल है। ठीक है, ये न्यूट्रल लिखा हुआ है। यंगर चिल्ड्रन, ठीक है, तो भी न्यूट्रल। ओके, न्यूट्रल जेंडर। हाँ, आइए समझाते हैं क्या है। जो लोअर एनिमल्स होते हैं, जो छोटे मोटे जानवर होते हैं, जो छोटे मोटे क्या होते हैं, पक्षी होते हैं, या जो यंगर चिल्ड्रन होते हैं, जो नवजात शिशु होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उन्हें भी न्यूट्रल जेंडर की कैटेगरी में रखा जाता है। अब आप इस सर ये कैसे वाहियात रूल है कि वो तो सजीव होते हैं, न्यूट्रल का तो हिंदी में नपुंसकलिंग कहा जाता है, जो निर्जीव होते हैं, तो ये समझाते हैं। देखिए, इंग्लिश में क्या होता है, जिस भी नाउंस को, वो भले ही सजीव हो, जिन नाउंस को एक बार में देख करके उसके हम जेंडर को कैटेगराइज नहीं कर पाते, उसे इंग्लिश न्यूट्रल ही मानती है। जैसे यहाँ पे डॉग लिखा है, यहाँ पे चाइल्ड लिखा है। अब देखो, इस दोनों एग्जाम्पल को देख करके तो आप यही बताओगे सर सजीव, इन निर्जीव कहां से हो गए भाई, तो इन्हें आप न्यूट्रल में क्यों रख रहे हो। तो आइए समझाते हैं। इस डॉग को देखकर आप ये नहीं, देखो किसी भी नाउन को समझो पहले। अगर एट अ ग्लैंस, यहाँ पे एक टर्म तुमने लिखा है एट अ ग्लैंस, एट अ ग्लैंस। एट अ ग्लैंस का मतलब होता है एक बार में देख करके। अगर ए किसी भी नाउन्स को एक बार में देख करके उनके जेंडर को आप कैटेगराइज नहीं कर पाते हो, तो उन्हें उन सारे नाउन्स को इंग्लिश न्यूट्रल ही मानती है। अगर आपके सामने से कोई कुत्ता गुजरे तो कुतिया भी हो सकती है, लेकिन आपके मुंह से कुत्ता ही निकलेगा, बिकॉज आपका क्या है, इस कुत्ते को देखकर आप नहीं कैटेगराइज कर पाओगे एक बार की ए कुत्ता है या कुतिया।
बाय द वे आपके सामने कोई क्या हुए, अगर ऊपर से कोई तोता गया तो तोता है या तोती हमें क्या पता भाई, हम क्या है उसे तोता ही तो बोलेंगे। तो ऐसे सारे नाउन्स जिसको एक बार में देख करके उनके जेंडर को आप क्लियर नहीं कर पाते, इंग्लिश उन्हें न्यूटर ही मानती है। कोई नवजात शिशु है, बाय द वे आपका अपना ही बेटा हो, ओ क्या है, ओ अभी पैदा हुआ, तो जब तक सामने वाला नर्स आपको नहीं बताएगी आपको बेटी हुई है या बेटा हुआ है, उस छोटे से बच्चे को आप पहली बार में देखकर आप नहीं बता पाओगे ये लड़का है लड़की, राइट। तो जब तक आपको बताया ना जाए तो आपको डीप ना देखो। तो एक बार में देख करके जिस किसी नाउन को हम कैटेगराइज नहीं कर पाते उसके जेंडर को, या मेल है या फीमेल, उसे इंग्लिश न्यूटर ही मानती, राइट। हाँ, जब आपको उसके जेंडर का पता चल जाए तो आप अपने हिसाब से उसे मेल या फीमेल में कैटेगराइज कर सकते हो। तो आई होप मेरी बातें आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है। तो क्या है, ये सारे नाउन्स को क्या मानोगे आप, न्यूटर मानोगे। हाँ देखिए, अगर आपको हम यहाँ पे लायन लिखवाए थे ना, लायन क्या है, लायन किस में आएगा, लायन आएगा मैस्कुलिन में, और लायनस किस में आएगा, लायनस आएगा फेमिनिन में। आइए समझ, अब बताओ, अब कहोगे सर इसे क्यों आपने रख दिया मैस्कुलिन में और फेमिनिन में, इसे आपने न्यूटर में क्यों नहीं रखा, तो समझाते हैं। देखिए अगर शेर की बात करें तो शेर को देखकर शेर और शेरनी में फर्क होता है भाई। शेर क्या है, शेर के बड़े बड़े क्या होते हैं, बाल होते हैं, और शेरनी के कोई बाल नहीं होते। तो शेर और शेरनी को दूर से ही देख के आप समझ जाते हो कि ये शेर है या शेरनी। हम मोर और मोरनी की बात करें, मोर को इंग्लिश में पीकॉक कहा जाता है और मोरनी को पीहन कहा जाता है, ये समझाते हैं। पीकॉक, पीकॉक क्या होते हैं, मोर के बड़े बड़े पंख होते हैं, और जो मोरनी होती है उसके पंख नहीं होते भाई। तो इनको दूर से आप देखकर जब पहचान जाओगे, जब इसको पहचान जाओगे तो इसका जेंडर कैटेगराइज कर दिया जाता है। और कुत्ता है, कुतिया है, राइट, घोड़ा है, घोड़ी है, गधा है, गधी है, इनके क्या है, इनके जेंडर को हम कैटेगराइज नहीं कर पाते भाई। इसलिए इन सब जानवर को क्या रखते हैं, हम न्यूट्रल कैटेगरी में रखते हैं। जो बर्ड्स हो गए, बर्ड्स भी उसी कैटेगरी में आएंगे भाई। तोता है, तोती क्या पता भाई, कौवा है, कौवी क्या पता। तो उस सारे बर्ड्स को भी क्या रखोगे आप, न्यूट्रल जेंडर कैटेगरी में रखोगे। और हाँ, लेकिन जब उसका जेंडर पता लग जाए तो आप अपने हिसाब से उसे मेल या फीमेल में रख सकते हो। आइए एग्जांपल से आपको समझाएंगे तो समझ में आएगा, ठीक है। जैसे एक क्लियर हुआ, आई थिंक 8 टर्म्स आपको क्लियर हो गया होगा। आइए एग्जांपल देखते हैं। देखिए हम कहें द चाइल्ड इज वीपिंग, समझिए पहले, द चाइल्ड इज वीपिंग, द चाइल्ड इज वीपिंग, ही इट नीड्स मिल्क, इट नीड्स मिल्क, he needs milk, she needs milk। देखिए हमने एग्जांपल लिखा, द चाइल्ड इज वीपिंग, बच्चा रो रहा है, इट नीड्स मिल्क, ही नीड्स मिल्क, सी नीड्स मिल्क। अगर देखा जाए तो तीनों सही है, ए भी सही है, ए भी सही है, ए भी सही है। अब इनके सिचुएशन को समझ लेते हैं, किस सिचुएशन में इट सही होगा। देखो इंग्लिश एक लैंग्वेज है, चीजों को समझनी होगी, हमें ये समझना है किस सिचुएशन में इट सही होगा, किस सिचुएशन में ही सही होगा, और किस सिचुएशन में सी सही होगा। अब देखिए अगर कोई बच्चा, कोई बंदा ये कह रहा है बच्चा रो रहा है, उसे दूध दे दो भाई, उसे दूध चाहिए, इसका मतलब है जो स्पीकर बोल रहा है उस स्पीकर को उस बच्चे का जेंडर क्लियर नहीं है भाई। भाई अस्पताल आप गए और आपके बगल कोई बच्चा रो रहा है और अभी अभी वो पैदा हुआ है, तो आपको नहीं पता कि जो अभी बच्चा पैदा हुआ है वो लड़का है या लड़की। तो आप क्या बोलोगे, जब आपको इसका ज्ञान नहीं है कि बच्चा जो रो रहा है वो लड़का है या लड़की, तो उसे क्या करोगे, उसे आप किसमें रखोगे, उसे रखोगे आप न्यूट्रल जेंडर में, उसके लिए इट लगाओगे। लेकिन बाय द वे आपके दोस्त का बेटा है, आपको पता हुआ, नर्स ने बताया या आपके दोस्त ने ही बताया कि हमारा क्या हुआ है, लल्ला हुआ है, बेटा हुआ है, और क्या अब आपको उसका जेंडर पता चल गया ना, तो क्या बोलोगे कि भाई बच्चा रो रहा है उसे दूध दे दो, ही नीड्स मिल्क, क्योंकि आपको आपके दोस्त ने बताया है कि मुझे क्या हुआ है, बेटा हुआ है। तो आपको पता चल गया है कि ये बेटा है, आई मीन लड़का है, तो क्या करोगे आप, ही नीड्स मिल्क लिखोगे।
इतना क्लियर है? बाय द वे, आपके दोस्त को ही लड़की हुई है और आपके दोस्त ने आपको बताया कि भाई आके देख जाओ, हमारी क्या हुई है, लड़की हुई है, बिटिया हुई है। तो अब आपको पता है ना कि जो बच्चा यहाँ पे रो रहा है वो क्या है, लड़की है, तो क्या लगाओगे, सी नीड्स मिल्क लगा दोगे। इतना क्लियर है? तो आपको ये समझना होगा कि अगर जो चीज, जो बच्चा है आपके सामने है, उसका जेंडर क्लियर है, तो वहां पे चाहे अगर जेंडर क्लियर है, मेल है तो ही लगाओ, फीमेल है सी लगाओ, अगर जेंडर क्लियर नहीं है तो क्या लगाओगे, इट लगाओ। राइट? आई होप चीजें बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रही होंगी। राइट? एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अब देखिए, जैसे आई सा ए डॉग I saw a dog on the way. I saw a dog on the way. He was barking at me. Sorry, it was he was barking at some boys. अब देखिए, देखिए, I saw a dog on the way, मैंने रास्ते में एक कुत्ता देखा, it was barking at some boys. सेंटेंस बिल्कुल सही है, इसमें दिक्कत नहीं है। अब समझिए पहले, अब मैंने एक कुत्ते को देखा, वह कुछ लड़कों पर भौंक रहा था। अब जिस कुत्ते को मैंने देखा, मुझे क्या पता वो कुत्ता है कुतिया, तो मुझे उसके जेंडर का क्लैरिटी नहीं है, मुझे उसके जेंडर के बारे में इल्म नहीं है। बस मैंने देखा कुत्ता भौंक रहा है। अब वो कुछ भी हो सकता है भाई, वो मेल या फीमेल कुछ भी हो सकती है, कुतिया भी हो सकती है, कुत्ता भी, भाई कौन इतना गौर करेगा यार। यहाँ क्या है, तो स्पीकर को उसका जेंडर क्लियर नहीं, तो क्या है, यहाँ पे उसने क्या लिख दिया, इट लिख दिया। लेकिन अगर आपने ए लिखा है कि आई हैव अ डॉग, मेरे पास एक कुत्ता है, तो अगर कुत्ता आपने पाला है तो आपको पता है कि वो कुत्ता है या कुतिया। जब आपको पता है तो चाहे ही लगाओ चाहे से लगाओ। चलो आप लिख सकते हो, आई हैव अ डॉग, आई हैव अ डॉग एट माई होम, एट माई होम, मेरे घर पे एक कुत्ता है। राइट? ही watches, right? He loves to play with my sons. या she loves to play with my sons। यहाँ पे माँ लिख लो। अब देखिए, यहाँ सेंटेंस बिल्कुल सही है, ए भी सही है और ए भी सही है। इसका क्या मतलब है कि अगर आपको जानवर को, कुत्ता आपके घर पे है, तो आपको उसका जेंडर का पता होगा भाई। जिस कुत्ते को आपने पाला है, आपको इस बात का एहसास है कि वो मेल है या फीमेल। जब आपको पता है तो अगर मेल है तो क्या लिख दो, यहाँ पर ही लिख दो। इसका मतलब जिस कुत्ते को आपने पाला है वो मेल कैटेगरी का है, तो आपने ही लिख दिया। इसका मतलब जिस कुत्ते को आपने पाला है वो किसमें है, वो फीमेल, आपने क्या लिख दिया, सी लिख दिया। ठीक है, ए बी सेंटेंस सही है। तो डिपेंड करेगा, किसी भी जानवर के लिए आप ही लगा रहे हो, सी लगा रहे हो या इट लगा रहे हो, तो डिपेंड करता है भाई। अगर स्पीकर को पता है तो अपने हिसाब से ही या सी लगा दे। अगर स्पीकर को नहीं पता है, ओके, उसे इल्म नहीं है, तो क्या है, वो इट लगा सकता है। तो डिपेंड करेगा। राइट? अब आगे ये भी देखते हैं इनके बेसिस पे प्रश्न कैसे आते हैं, ये भी देख लेंगे। ठीक है, पहले हम सारा कॉन्सेप्ट समझ लेना। चलिए आगे चलते हैं। आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। राइट? अब देखिए, इंग्लिश में क्या होता है, आइए पहले समझाते हैं फिर लिखवाते हैं। इंग्लिश में क्या होता है, समटाइम्स, ओके, जो ऑब्स्ट्रैक्ट आइडियाज होते हैं, ऑब्स्ट्रैक्ट आइडियाज का मतलब क्या है, जैसे लव है, डेथ है, ला है, फियर है, सिंपैथी है, सब क्या है, ए ऑनेस्टी है,
कावर्डिस है, ब्रेवरी है, ये सब ऑब्जेक्ट आइडियाज ही तो है। जैसे हम कहें लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है। तो भाई प्यार क्या है? एक ऑब्जेक्ट आइडिया ही तो है, एक फीलिंग से तो है। क्या हमने उसे देखा है? क्या हम कुछ महसूस करते हैं ना? तो इंग्लिश में क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट आइडियाज होते हैं, जो अमूर्त विचार होते हैं, उन्हें कभी कभी क्या होता है, पर्सनिफाइड किया जाता है। तो जब उन्हें पर्सनिफाइड करोगे, पर्सनिफाइड का मतलब होता है कि इस विचारों को आप एक सजीव मान बैठते हो, उनके साथ ऐसा बिहेवियर करते हो मानो इंसान। जैसे लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है। अच्छा बताओ, क्या प्यार को आपने देखा है? क्या प्यार की आंखें होती हैं? क्या तो प्यार को आपने अंधा कैसे बोल दिया? हम लोग बोलते हैं ना कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। क्या बताओ, कानून कोई इंसान है क्या जो उसके हाथ लंबे हो जाएंगे? ओके, इन सारी चीजों को पर्सनिफाइड किया जाता है। से झूठ के पांव नहीं होते, हम लोग बोलते हैं झूठ के पांव नहीं होते। अच्छा बताओ, झूठ क्या इंसान है जिसके पांव होंगे? तो इन सारे नाउन्स को आप पर्सनिफाइड किए हो ना, ये भले ऑब्जेक्ट आइडियाज हैं, इनके साथ आप इंसानों जैसा व्यवहार किए हो, इसलिए इन्हें कहा जाता है पर्सनिफाइड नाउन्स। अब उनके साथ कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है इंग्लिश में, आइए समझाते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट आइडियाज होते हैं ना, इन्हें पर्सनिफाइड कर लिया जाता है, इनके साथ इंसानों जैसा व्यवहार किया जाता है। जब इंसानों के साथ व्यवहार करोगे तो इंसान को दो पार्ट में कैटेगराइज किया जाता है ना, मेल और फीमेल में। तो हमें ये समझना है किन ऑब्जेक्ट आइडियाज को आप मेल में रखोगे और किन ऑब्जेक्ट आइडियाज को आप फीमेल में रखोगे। ओके, हमें इन्हीं बात को समझना है। तो ये समझाते हैं। नोट, आई होप आप इंजॉय कर रहे होंगे, जो भी आपको समझाया जा रहा होगा आप अच्छे समझ पा रहे होंगे। ठीक है, अब देखिए द नाउन्स, द ऑब्जेक्ट आइडियाज, राइट। द ऑब्जेक्ट आइडियाज that expresses power, terror, fear, right? Power, terror, fear are considered to be masculine gender। इसको हिंदी में समझ लेते हैं। The object ideas that expresses power, terror, fear are considered to be masculine gender। इसको हिंदी क्या होगी? ऐसे ऑब्जेक्ट आइडियाज जो अपनी ताकत के लिए जाने जाते हैं, जो अपने पावर के लिए जाने जाते हैं, जो अपने टेरर या फियर के लिए जाने जाते हैं, उन्हें किसमें रखते हैं? उन्हें रखा जाता है मैस्कुलिन की कैटेगरी में। जैसे झूठ या सॉरी, अगर हम कहें कि मौत किसी को छोड़ती नहीं और राजाओं पे भी अपने हाथ रख देती है। आई मीन इसका मतलब क्या है कि चाहे राजा हो चाहे रंक हो, मरना सबको है। इसलिए कहा जाता है डेथ लेज हिज आइसी हैंड्स इवन ऑन द किंग। आइए आपको समझाते हैं एग्जांपल से। अगर मैं कहूं डेथ, lays his icy hands even on the king, he does not make any difference between the rich and the poor। इसका मतलब समझ लो। ओके, बहुत प्यारा एग्जांपल है। Death lays his icy hands even on the king. He does not make any difference between the rich and the poor। इसका मतलब क्या है? मौत अपने बर्फीले हाथों को राजाओं पे भी रख देती है।
या मौत अपने बर्फीले हाथों को राजाओं पे भी रखती है, यह अमीर और गरीब में फर्क नहीं करती। अब यहाँ पे देखिए, हिंदी में तो आप करती बोल रहे हो, रखती बोल रहे हो, बच्चा कहेगा सर आप तो हिंदी में इसे आप मान रहे हो क्या फेमिनिन, और इंग्लिश में आप यूज कर रहे हो मैस्कुलिन। तो हाँ बच्चों बिल्कुल सही है कि हिंदी अलग है और इंग्लिश अलग है। अगर आपको इंग्लिश पढ़ना है तो चीजों को आपको इंग्लिश में ही समझनी होगी, उसमें हिंदी इंक्लूड मत करिए। सबसे बड़ी दिक्कत है इंग्लिश ना सीख पाने की, बच्चा ना तो हिंदी सीखता है और ना ही इंग्लिश सीखता है, वो सीख बढ़ता है इंग्लिश। आप क्या सीख लेते हो, आप इंग्लिश सीखने के चक्कर में इंग्लिश सीख लेते हो। इंग्लिश का मतलब होता है ना आप सही से अंग्रेजी सीखते हो और ना ही सही से आप इंग्लिश सीखते हो। आप हिंदी और इंग्लिश को मिक्स कर देते हो, क्या बन जाता है, वो बन जाता है इंग्लिश। राइट, तो ऐसा नहीं है, हिंदी अलग होता है, इंग्लिश अलग होता है। इंग्लिश को जितना ज्यादा इंग्लिश में सीखोगे उतना क्या आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा। हमने देखा है बहुत सारे बच्चे तो ऐसे होते हैं कि क्वेश्चन का जो मतलब होता है वही नहीं समझ पाते। तो इसमें दिक्कत क्या है कि आपने कंफर्ट जोन को अपनाया है ना। कंफर्ट जोन का मतलब है कि आप प्रयास नहीं करना चाहते, आप चीजों को समझना नहीं चाहते, आप जो आप तैयारी कर रहे हो उसमें एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालना चाहते। राइट, और भाई अगर नौकरी इतनी आसान होती तो सब जॉब कर रहे होते हैं ना। नौकरी पाने के लिए स्ट्रगल तो करना पड़ेगा भाई। स्ट्रगल का मतलब है कि हमें सही डायरेक्शन में काम करना होगा। चीजें अगर हमारे फायदे के लिए हो, चीजें अगर इफेक्टिव हो, उसके लिए अगर कुछ एक्स्ट्रा प्रयास करना पड़े तो हमें करना चाहिए। राइट, अगर मुझे 1 घंटा एक्स्ट्रा समय देना पड़े, जो हमारा विषय कमजोर है, तो हमें समय देना चाहिए ना, बिकॉज इट्स अ मैटर ऑफ आवर करियर, हमारे करियर की बात होती है। राइट, तो इंग्लिश को जितना ज्यादा इंग्लिश में समझोगे उतना क्या आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा। अब आपको फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, आप चंदा मामा की बात करते हो ना, अभी आप समझाएंगे आगे आपको कि इंग्लिश में चंदा मामी होती है, मामा नहीं होते। इंग्लिश में जो चंद्रमा होता है, भाई चंद्रमा क्या होता है, ब्यूटी का प्रतीक है ना। तो इंग्लिश में चंद्रमा को मैस्कुलिन नहीं माना जाता, इंग्लिश में चंद्रमा को फेमिनिन माना जाता है, और हिंदी क्या मानती है, इसे मैस्कुलिन मानती है। आप लोग चंदा को मामा बोलते हो ना, राइट, चंदा मामा भाई पोएम बनी है चंदा पे। तो इसका ये मतलब है कि हिंदी की ग्रामर अलग होती है और इंग्लिश की ग्रामर अलग होती है। वी डोंट हैव टू मिक्स अप इट, हमें इसे मिक्सअप नहीं करना होता ना। राइट, चलिए आई होप चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। तो यहाँ पे क्या है, डेथ को पर्सनिफाइड किया गया है, और भाई सिंपल सा है, डेथ अपने फियर के लिए जानी जाती है, डेथ अपने पावर के लिए जानी जाती है ना। डेथ का नाम सुनते ही बड़े बड़े क्या होते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो डेथ किसके जो है, डेथ क्या है, डेथ अपने पावर के लिए जानी जाती है, अपने टेरर के लिए जानी जाती है, अपने फियर के लिए जानी जाती है ना। तो डेथ को आप किसमें रखोगे, अगर डेथ को पर्सनिफाइड करोगे तो इसे मैस्कुलिन की कैटेगरी में रखोगे, और जब मैस्कुलिन आएगा तो क्या करोगे, इसके लिए ही का यूज करोगे ना। यहाँ क्या है, यहाँ ही किसी इंसान के लिए नहीं, बल्कि क्या है, ही का यूज आप किसके लिए किया हो, आपने किया है डेथ के लिए, और सेंटेंस हमारा बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आई होप चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। राइट, चलो एक सेंटेंस हम और देखते हैं, ये समझ में आया, आई होप यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम थोड़ा बहुत समझ लेते हैं क्या है, अब किन किन ऑब्जेक्ट नाउन को या किन किन नाउन को हम रखते हैं फेमिनिन कैटेगरी में, आइए वो भी चर्चा कर लेते हैं। इन सारी चीजों को आप अच्छे से नोट डाउन करिए और इसकी प्रॉपर नोट्स बनाइए, ताकि एग्जाम में आपको बहुत बेनिफिट मिले, ठीक है। यहाँ नाउन्स लिख लो आप, ठीक है। द नाउन्स that are known for their beauty, mercy and affection। क्या लिखा हुआ है, द नाउन्स दैट आर नोन फॉर देयर ब्यूटी, मर्सी एंड अफेक्शन आर कंसीडर्ड होना चाहिए, ठीक, आर
considered to be feminine gender. Feminine gender. जैसे love, right? Love, moon, nature. लव है, मून है, नेचर है, सिंपैथी है। अब बताइए, लव है, मून है, नेचर है, सिंपैथी है, ये सारे प्रतीक होते हैं ब्यूटी के, ये सारे प्रतीक होते हैं टेंडरनेस के, ये सारे प्रतीक किसके होते हैं? मर्सी के। भाई नेचर, भाई आप जहां जाते हो चारों तरफ वो हरियाली दिखाई देती है, तो क्या है वो? कहीं ना कहीं प्रतीक होता है ब्यूटी का ना। चंद्रमा, अब बताओ चंद्रमा क्या होता है? ब्यूटी का ही तो प्रतीक है ना। चंद्रमा पर कितने सॉन्ग्स बन गए हैं? चंदा जैसा और मुखड़ा, भाई बहुत सारे क्या है सॉन्ग्स किस पे पिक्चराइज किए गए हैं? चंद्रमा पे ना। तो चंद्रमा को ब्यूटी का प्रतीक माना जाता है ना, राइट। अब लव क्या है? लव को देख के ही दिल में क्या होता है? इधर उधर होने लगता है, राइट। तो लव क्या है? ये भी आपके क्या है? ब्यूटी का ही प्रतीक है। तो ये सारे नाउन्स किसमें रखे जाएंगे? ये सारे नाउन्स रखे जाएंगे फेमिनिन कैटेगरी में, ये कभी मैस्कुलिन में नहीं आएंगे, बिकॉज ये सारे नाउन्स किसके प्रतीक होते हैं? पावर, सॉरी, ए अफेक्शन के, लव के, मर्सी के अपने क्या होते हैं? प्रतीक होते हैं। ओके, आई होप आज आपने क्या किया? सेशन को एंजॉय किया। ओके, तो आज के लिए इतना ही। हाँ, इसमें से क्वेश्चंस कैसे आते हैं ये आपको हम समझाएंगे कल। तो आई होप इसको एंजॉय किया होगा आपने। अगर वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं कल, बाय, टेक केयर।